नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक अब जेल में रहना पड़ सकता है। आज दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें एक कानूनी और नैतिक झटका मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल सही ठहराया है और कहा है कि शराब घोटाले में उनके शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। हाई कोर्ट के आज के फैसले का कानूनी मतलब यह है कि केजरीवाल अब लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं और नैतिक मतलब यह है कि केजरीवाल ने पूरी दुनिया के सामने अपने कट्टर ईमानदार होने की जो छवि पेश की थी और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी चुनावों की वजह से हुई है, उन्हें गलत फंसाया गया है, इस थ्योरी को आज हाईकोर्ट ने धराशायी कर दिया। इसके बाद आपको बताएंगे कि जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से सुनीता केजरीवाल सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रही। इससे पहले आपने नोट किया होगा, उन्होंने लगातार कई दिनों तक अपने वीडियोज रिलीज किए। अरविंद केजरीवाल के संदेश वो बाकायदा पढ़कर देश के लोगों तक पहुंचाती थी और तब ऐसा लगा था जैसे अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी की कमान वही संभाल रही हैं। लेकिन संजय सिंह के बाहर आने के बाद सुनीता केजरीवाल सार्वजनिक मंचों से अब दूर हो गई हैं। यह सत्ता का संघर्ष है या फिर कोई रणनीति है, इसका भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि सिर्फ 44 वर्षों में बीजेपी कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। क्या आप जानते हैं कि वो 2 सांसद कौन थे जिन्होंने पहली बार बीजेपी को 2 लोकसभा सीट जीत कर दी? वो ना तो आडवाणी जी थे, ना अटल जी थे और ना ही मुरली मनोहर जोशी थे। आप भी अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए और थोड़ी देर में हम ये पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी 44 वर्षों में 2 सीट से 303 सीट पर पहुंच गई और बीजेपी 400 से, माफ कीजिएगा, और कांग्रेस 400 से सीधे 52 पर पहुंच गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और अब अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। उनके लिए आज एक बहुत बुरी खबर आई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि ईडी ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से पहले गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय सभी कानूनों का पालन किया था और ईडी ने अदालत में जो सबूत और गवाह पेश किए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है। यह बहुत बड़ी बात अदालत ने आज कही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना कानूनी रूप से बिल्कुल गलत नहीं है। ईडी ने सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी रूप से सही है। ईडी के पास हवाला ऑपरेटर्स के बयान है जिनसे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को शराब कारोबारियों से गोवा के विधानसभा चुनाव में कैश पैसा मिला था और ईडी के पास उन गवाहों के भी बयान हैं जिनका यह कहना है कि उन्होंने ही यह पैसा आम आदमी पार्टी को दिया था, यानी जिन्होंने यह पैसा दिया था उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। इसके अलावा ईडी के पास ऐसे ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लोकेशंस हैं और मीटिंग के रिकॉर्ड्स हैं और तमाम दस्तावेज हैं जिनसे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर यह गंभीर आरोप तय होते हैं और इस आधार पर ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, यह आज हाईकोर्ट ने कह दिया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि ईडी चाहती तो चुनावों को देखते हुए वो केजरीवाल को गिरफ्तार ना करके उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती थी। आपको याद होगा केजरीवाल लगातार एक के बाद एक सम्मन मिलने के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। 9 सम्मन उन्हें दिए गए और वो कहते थे कि मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर लीजिए। यह दलील उन्होंने आज भी हाईकोर्ट के सामने रखी कि ईडी ने बुलाने की क्या आवश्यकता थी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि ईडी ने राजनीतिक दबाव में आकर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जानबूझकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।
लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील पर यह कहा कि यह आरोपी तय नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ जांच किस तरह से की जानी चाहिए और किसी भी मामले की जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकती और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए विशेष अधिकार नहीं मिल सकते क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहां विरोधाभास क्या है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी का नाम लेकर राजनीति में आए थे। पार्टी का नाम भी उन्होंने आम आदमी पार्टी ही रखा और उन्होंने यह वादा किया था कि वो एक नेता की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन ईडी के सामने वो एक वीआईपी की तरह पेश होना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं पेश नहीं होऊंगा आपके सामने, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर लीजिए। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उन्हें बता दिया कि कानून के सामने सभी आम आदमी हैं। 21 मार्च को जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तब से आम आदमी पार्टी लगातार यह बात कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने ईडी से उनकी यह गिरफ्तारी करवाई है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि यह मामला केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच का नहीं है, बल्कि यह मामला ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है। और यह बात सबको याद रखनी चाहिए कि जजों के हाथ कानून से बंधे होते हैं, न कि राजनीति से। यह बड़ी अच्छी बात हाईकोर्ट ने आज कही है कि अदालत कानून के हिसाब से चलती है, सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी नहीं चलती और राजनीति के हिसाब से भी नहीं। इसलिए राजनीति के लिए अदालतों पर प्रश्न चिन्ह लगाना सही नहीं है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस समय कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में यह भी दलील दी गई कि उनकी गिरफ्तारी जिन गवाहों के बयान पर हुई, उनके आधार पर हुई, उन गवाहों को ऐसे बयान देने के लिए बाकायदा डराया धमकाया गया, उन पर दबाव डाला गया और तब जाकर उन्होंने ये बयान दिए हैं, इसलिए बयान माने नहीं जा सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात पर बड़ी नाराजगी जताई और कहा कि गवाहों के बयान ईडी रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि गवाहों के बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी अदालत द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसलिए गवाहों के बयानों पर सवाल उठाकर अरविंद केजरीवाल ईडी पर नहीं बल्कि अदालत पर ही सवाल उठा रहे हैं। और ये जो सारे बयान रिकॉर्ड हुए थे, ये अदालत के सामने रिकॉर्ड हुए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। और इससे भी बड़ी बात हाईकोर्ट ने यह कही कि जो सबूत ईडी ने कोर्ट में पेश किए, उनसे प्रथम दृष्टि में यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यह बात साबित हो जाती है तो इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आने वाले दिनों में अभियुक्त यानी आरोपी बनाया जा सकता है और फिर आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के संगीन आरोप तय हो सकते हैं। और अगर कोर्ट अपने अंतिम फैसले में आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के लिए दोषी मानता है तो इससे चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अदालत से यह भी कहा था कि उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनने वाले शरत रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड्स के लिए चंदा दिया था और इसलिए ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में साजिश के तहत फंसाया है। लेकिन हाईकोर्ट ने आज कहा कि यह काम वो नहीं देखेगी किसने किसे चंदा दिया है और चुनावों में टिकट दिया है। यह काम हाईकोर्ट का नहीं है, ये सब बातें पता करना। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि उसे संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। और अरविंद केजरीवाल के मामले में अब तक जो भी कार्रवाई हुई है वो अनुरूप है और इस कार्रवाई और गिरफ्तारी को अवैध बताना न्यायिक प्रक्रिया का अपमान करने जैसा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हाईकोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कई बार कही कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह कहना गलत होगा कि ईडी ने जानबूझकर चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और सरकारी गवाहों के बयानों पर सवाल उठाना सरासर गलत है। हालांकि हमें सूत्रों से यह पता चला है कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह बयान दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात आज यह है कि हाईकोर्ट में आज जो जज थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने
आज एक ऐसा फैसला सुनाया है अरविंद केजरीवाल के लिए जिससे यह साबित होता है कि अदालतें असल में सेंटीमेंट पर नहीं चलती, इमोशन पर नहीं चलती, मीडिया में क्या चल रहा है उस पर नहीं चलती, और क्या माहौल बनाया जा रहा है उसके दबाव में भी अदालतें नहीं आती। और हाईकोर्ट की जज ने आज, जस्टिस शर्मा ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिखाई देती है, साफ दिखती है और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ये एक बहुत बड़ा फैसला आज दिल्ली के हाईकोर्ट ने दिया है जिससे इस पूरे मामले में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और देखिए, बड़ी बात यह है, इसमें कानूनी स्थिति तो स्पष्ट हो ही रही है, इसमें जो नैतिक स्थिति भी है, जो नैतिक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही थी, वो भी स्पष्ट हो जाती है। और केजरीवाल ने जो कहा, नैतिकता के आधार पर वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज उस थ्योरी को भी हाईकोर्ट ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। अब देखिए, दिल्ली में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल से ये कहती हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता पंजाब में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम। इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। हमने हमेशा कोर्ट्स की इज्जत की है। हिंदुस्तान में कोर्ट्स को हर आदमी मानता है। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कोई अपनी टिप्पणी दी है तो ऑब्वियसली उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हम चैलेंज नहीं करना चाहेंगे। हम तो इतना कह रहे हैं भाई, अगर कोई गलत काम हुआ है तो whosoever has done it. I remember Mr. Kejriwal saying a number of years earlier when he had just stepped into politics कि भाई, why are you afraid of ED, why are you afraid of CBI, why are you afraid of these agencies? अगर कोई बात है तो आप पेश होना चाहिए। इस बीच संजय सिंह ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने भले ही यह फैसला सुना दिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे और वो जब तक जेल में रहेंगे वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल में रहते हुए ही वो सरकार चलाएंगे। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हाईकोर्ट खुद ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है, सारी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल अपने आप को जबरदस्ती क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे और उनकी पार्टी भी खुलकर ये कह रही है कि अब भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले। अरविंद केजरीवाल अब तक ये कहते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे कि ईडी ने उन्हें मोदी सरकार के दबाव में जानबूझकर गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले के सारे सबूत मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुरूप हुई है, तब भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इससे पता चलता है कि केजरीवाल सत्ता से इस कदर चिपक गए हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना अब मंजूर नहीं है, फिर चाहे इस देश की तमाम अदालतें, सुप्रीम कोर्ट तक चाहे उनके खिलाफ कुछ भी कह दे। इससे भी बड़ा विरोधाभास यह है कि इस देश की अदालतें कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल भेजना सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का जवाब चुनावों में वोट से देगी, जेल का जवाब वोट से देगी। और इसके लिए उसने एक विशेष अभियान शुरू किया है। हकीकत यह है कि केजरीवाल को जेल अदालत ने भेजा है और अदालत ही यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, जायज है।
लेकिन फिर भी बड़ी बात अब आप देखिए कि वो आम आदमी पार्टी जो है इसका जवाब वोट से देना चाहती है। तो क्या वोट का जवाब, वोट के जरिए जो जवाब दिया जा रहा है वो बीजेपी को दिया जा रहा है या अदालत को दिया जा रहा है? उन्हें जेल भेजने का फैसला अदालत का है, उनकी जमानत नामंजूर करने का फैसला अदालत का है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक न लगाने का फैसला हाई कोर्ट का है, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से जायज ठहराने का फैसला हाई कोर्ट का है। तो फिर आम आदमी पार्टी वोट के जरिए किसे जवाब देगी? बीजेपी को जवाब दे रही है या फिर इसी अदालत को और हमारी जुडिशरी को दे रही है? यह एक बड़ी समझने की बात है कि जवाब किसको दिया जा रहा है। न्यायिक व्यवस्था को दिया जा रहा है, अदालतों को दिया जा रहा है, जजों को दिया जा रहा है या बीजेपी को दिया जा रहा है? और आज आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है वो अब आप सुन लीजिए। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे? 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया। आतिशी जी कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा। मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। पढ़ लेना। पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते। बहस चल रही थी केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे। असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं और असीमित, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो मीडिया को दोष देंगे, वो केंद्र सरकार को दोष देंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी को दोष देंगे, अदालतों को दोष देंगे, पूरी व्यवस्था को दोष देंगे। चाहे हाई कोर्ट कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, एजेंसियां कुछ भी कहें, वो अपने आप को ऐसे ही क्लीन चिट देते रहेंगे और वो आखिर तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि उनकी कोई गलती है और उन्होंने कोई घोटाला किया है। ये जबरदस्ती का क्लीन चिट कैसे दिया जाता है अपने आप को, ये आज आपने देख लिया कि कोई कुछ कहे, हाई कोर्ट कुछ कह दे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि हमने घोटाला किया है, कर लो जो करना है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है और उनके जो झूठे दावे हैं वो सबके सामने आ गए हैं और उनका झूठ बेनकाब हो गया है। जो लोग दावे करते थे उनको गलत तरीके से फंसाया गया, भ्रष्टाचार कोई हुआ नहीं, उनके सारे दावे आज खारिज हो गए। हाईकोर्ट ने कह दिया कि उनके सबूत भी है और वो खुद और पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार में हुए। तो इसका मतलब होता है आज हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। नैतिक रूप से भी झटका मिला है और कानूनी रूप से भी झटका मिला है। और जानते हैं इस समय लोग सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहे हैं? सुनीता केजरीवाल का संदेश सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। और लोगों को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से देश के सामने आएंगी, वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगी और वो बताएंगी कि अरविंद केजरीवाल ने देश के लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है, दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने क्या संदेश भेजा है। लेकिन आज सुनीता केजरीवाल टीवी पर नहीं आई, आज उनका वीडियो नहीं आया। आपने शायद ये नोट किया होगा कि जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से सुनीता केजरीवाल अब सार्वजनिक मंचों पर सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि उनकी गैर मौजूदगी के पीछे सत्ता का कोई संघर्ष है या इसके पीछे आम आदमी पार्टी की कोई रणनीति है। 3 अप्रैल को जब 52 वर्ष के संजय सिंह जेल से बाहर आए तब उन्होंने अपनी भाभी सुनीता केजरीवाल के घर जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। तस्वीरें आप देखिए, वो आए, जेल से छूटते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर गए और सुनीता केजरीवाल के पैर उन्होंने छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद 4 अप्रैल को सुबह सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया एक संदेश
लोगों को पढ़कर सुनाया और यह वीडियो जारी किया जो इस समय आप देख रहे हैं। इस वीडियो पर विवाद भी बहुत हुआ था क्योंकि इस वीडियो में जो आप दीवार पर पीछे 3 तस्वीरें देख रहे हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन यह उनका अभी तक का आखिरी संदेश था। इसके बाद सुनीता केजरीवाल को कहीं नहीं देखा गया, ना ही उनका कोई वीडियो आया। 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां भी सुनीता केजरीवाल शामिल नहीं हुई थी। बाकी के तमाम बड़े नेता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल नहीं आई। जबकि 31 मार्च को संजय सिंह के जेल से बाहर आने से पहले जब दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली हुई थी, तब सुनीता केजरीवाल उस रैली में शामिल भी हुई थी और उन्होंने उस रैली में भाषण भी दिया था। अरविंद केजरीवाल का संदेश और उनका पूरा मैनिफेस्टो लोगों को पढ़कर सुनाया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी के बिल्कुल साथ वो बैठी थी और 6 बड़ी गारंटियों का उन्होंने ऐलान भी किया था। तब 7 अप्रैल को जब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, तो इसमें संजय सिंह तो मंच पर मौजूद थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल वहां पर भी मौजूद नहीं थी। 8 अप्रैल को जब पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट से नाम का अभियान शुरू किया, इस मौके पर भी संजय सिंह वहां मौजूद थे, वो लीड कर रहे थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल इस कार्यक्रम में भी नहीं आई। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि सुनीता केजरीवाल की इस गैर मौजूदगी के पीछे पार्टी में सत्ता का कोई संघर्ष है या इसके पीछे कोई रणनीति है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल का संजय सिंह से नेतृत्व को लेकर कोई संघर्ष हुआ हो, या यह भी हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल पर परिवारवाद के कई आरोप लग रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। लोगों को यह लगा होगा कि देखिए अरविंद केजरीवाल अगर जेल में गए तो अब उनकी पत्नी ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया और हो सकता है उनकी पत्नी ही मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी तुलना राबड़ी देवी से की जा रही थी और उन्हें देखते हुए आम आदमी पार्टी ने यह तय किया हो कि सुनीता केजरीवाल पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि संजय सिंह अब वापस आ चुके हैं। एक संभावना यह भी हो सकती है कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में यह तय हुआ हो कि अब पार्टी जमीन पर संघर्ष संजय सिंह के नेतृत्व में करेगी और बड़ी बड़ी जो बैठकें हैं विपक्ष की जो रैलियां हैं, उनमें सुनीता केजरीवाल जाएंगी। और ऐसी खबरें भी हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष की जो संयुक्त रैली होने वाली है उसमें सुनीता केजरीवाल ही शामिल होंगी, जैसा कि वो पिछली बार हुई थी। हालांकि आज आपको संजय सिंह का वो बयान भी याद रखना चाहिए, जब जेल से बाहर आने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगी, और तब संजय सिंह ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। पूरी पार्टी ने एक स्वर में बार बार कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो इसमें कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये अपनी तरफ से कयास कोई कुछ भी लगाता रहे, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। तो कुछ भी हो सकता है, सत्ता का संघर्ष भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह के बीच काम बंट गए हों, जिम्मेदारियां बांट दी गई हों, कि वो जमीन पर जो संघर्ष है, धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, अभियान, ये सब संजय सिंह करेंगे, और ऊपर के लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन है, यानी विपक्षी पार्टियों के साथ, उनके नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन में बैठकों में जाना, उनकी रैलियों में शामिल होना, ये काम सुनीता केजरीवाल करेंगी। ये भी हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल के सार्वजनिक रूप से इस तरह बाहर आने से परिवारवाद के आरोप लग रहे थे केजरीवाल परिवार पर ही, कि अब ये पार्टी जो है ये असल में कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं बल्कि केजरीवाल के परिवार की पार्टी बन गई है। ये भी एक कारण हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि एक रणनीति हो। अब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का असली सच क्या है। देखिए, सच और झूठ, ब्लैक और व्हाइट, ये आपके सामने सभी लोग पेश करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग तरह के सच होते हैं। बाजार में आपको कई तरह के सच बेचे जाते हैं, बाजार में कई तरह के झूठ ये कहकर बेचे जाते हैं कि ये सच है, और सच की भी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप कौन सा सच खरीदना चाहते हैं, कौन से सच पर
आप यकीन करना चाहते हैं, कई बार ये बड़ी मुश्किल चॉइस आपके सामने रख दी जाती है। आज हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और दिल्ली में स्कूलों की बुरी हालत जो है उस पर एक सच आपके सामने रखेंगे और आपको यह तय करना है कि इसमें आपको कौन सा सच देखना है और यकीन करना है किस पर। एक सच जो आम आदमी पार्टी आपको दिखा रही है और दूसरा सच जो दिल्ली की हाई कोर्ट आपको दिखा रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि भारत में इतने शानदार सरकारी स्कूल और कहीं नहीं है जैसे दिल्ली में है। इस तरह के विज्ञापन पेश किए जाते हैं आपके सामने और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की प्रशंसा अमेरिका का मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स भी करता है। लेकिन हकीकत में यह दिल्ली के स्कूलों का वो सच है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दुनिया को दिखाता है। लेकिन इन्हीं सरकारी स्कूलों का एक सच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिखाया है और इन सरकारी स्कूलों की असल में पोल खोल दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि केजरीवाल की सरकार जिन सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का वादा करती है उन स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो गई है और कई स्कूलों में तो बेंचेस टूटे हुए हैं। कहीं एक स्कूल में 6000 छात्र पढ़ रहे हैं, कहीं एक रूम में 2-2 कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, 2-2 क्लास के छात्रों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। कुछ स्कूलों में बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिल रही। इनमें भी ज्यादातर स्कूल उत्तर पूर्वी दिल्ली के हैं। जब हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस ने इन सरकारी स्कूलों की तस्वीरों को देखा तो उन्होंने दिल्ली के शिक्षा सचिव से कहा कि सरकार का काम यह नहीं कि वो बैठकर अखबारों में विज्ञापन दे और बताए कि सरकारी स्कूलों में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति अब बहुत खराब हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अमीरों और बड़े अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, इसलिए दिल्ली की सरकार को इन स्कूलों से कोई शिकायत नहीं मिलती और सरकार ये सोचती है कि वो विज्ञापनों के जरिए सब कुछ ठीक कर देगी, जबकि हकीकत में सरकार को जमीन पर जाकर इन सरकारी स्कूलों की स्थिति को बदलने का काम करना चाहिए। हाईकोर्ट के इन कड़े शब्दों पर दिल्ली के शिक्षा सचिव ने खुद ये बात मानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये कमियां हैं और पिछले महीने ही उन्होंने इन स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया था और पता चलता है इससे कि कोर्ट में तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि उसके स्कूलों में कई कमियां हैं, लेकिन विज्ञापनों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी कहती है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों को बिल्कुल उनका कायाकल्प कर चुके हैं, इसलिए उन्हें शराब घोटाले में ईडी से बीजेपी ने गिरफ्तार करवा लिया क्योंकि वो दिल्ली के स्कूलों में शानदार काम कर रहे थे। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद लोगों के सामने दिल्ली के स्कूलों के 3 सच है। एक सच वो जो इन विज्ञापनों के जरिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने आपको दिल्ली के लोगों को दिखाया था और कहा कि अब दिल्ली में अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना चाहते हैं, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं। दूसरा सच वो है जो अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने वर्ष 2022 में दुनिया को बताया और कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत ही बदल दी है और यह बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। तीसरा सच वो है जो हाईकोर्ट दिखा रहा है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बुरी स्थिति पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। यानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 3 सच है। अब आपको तय करना है कि आप सरकार के विज्ञापनों को दिल्ली के स्कूलों का सच मानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छपे लेखों को सच मानते हैं, या फिर असल में जो स्कूलों में हो रहा है उसे आप सच मानते हैं। आज हमारे संवाददाता अनमोल बाली ने दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों से रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन कहते हैं जब झूठ को शिद्दत से छिपाने की कोशिश होती है तो सच भी उतनी ही शिद्दत से बाहर आ जाता है। तो आज जब हमारी टीम इन सरकारी स्कूलों से रिपोर्टिंग करने गई तो यही हुआ। प्रशासन ने तो अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन लोगों ने हमें खुद यह बताया कि इन स्कूलों की हालत कितनी चिंताजनक हो चुकी है। 10 जो स्कूल हैं जो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं उन पर हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणियां की। आज मैं ऐसे ही एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल्स में। गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईस्ट गोकुलपुरी, पूर्व गोकुलपुरी का ये जो स्कूल है उन 10 स्कूलों में है जिन पर यह रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई, जिस पर जस्टिस मनमोहन और उनके साथ जो और जस्टिस थे उन्होंने इस मामले पर
कड़ी टिप्पणी की और ये भी कहा कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल व्यवस्था है वो चरमरा गई है, चाहे वो बेंचों को लेकर बात हो, स्कूल के अंदर फर्नीचर को लेकर बात हो और चाहे किताबों को लेकर बात हो, उन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग को फटकारा और शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को इस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा। मेरा बच्चा यहाँ पर 5वीं क्लास में पढ़ता, 6ठी में पढ़ता था और यहाँ पर इतने हालात बुरे हैं, कोई टीचर कोई अनुशासन नहीं है, बच्चे भाग रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, पढ़ाई वैसी की वैसी, कोई पढ़ाने में ध्यान नहीं मास्टर होगा। मेरी बेटी मेहनत करती थी, 89% नंबर आए थे और आज एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ता नहीं था, वो भी पास हो गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या पढ़ाई चल रही है। व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और केजरीवाल जी केवल ढोंग और ढोंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये दिल्ली की जनता है जो स्कूलों की शिकायत कर रही है, वही स्कूल जिन्हें अरविंद केजरीवाल की सरकार चलाती है। ये उन्हीं बच्चों के माता पिता हैं, उनके पिता हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे थे, जो कह रहे थे कि वो संतुष्ट नहीं है स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई की जा रही है, करवाई जा रही है। हाई कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली सरकार के विज्ञापन देखेंगे तो आपको कुछ और ही सच देखने को मिलता है। जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स देखेंगे कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री के तौर पर शानदार काम किया है और दिल्ली में स्कूलों का जो है उन्होंने कायाकल्प कर दिया है, तो आपको लगेगा कि शायद ये कुछ और ही सच है। इसलिए आज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चुनावों पर बहुत सारी पार्टियां चुनावों से पहले विज्ञापनों पर खर्चा करती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार उन सरकारों में है जो विज्ञापन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। लगभग 1000 करोड़ रुपए वो विज्ञापनों पर खर्चा करते हैं और विज्ञापनों के जरिए एक तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उन विज्ञापनों की पोल खोल दी है। अब हम चुनावों पर हमारी विशेष सीरीज के 5वें अंश में आपको दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की कहानी सुनाएंगे और यह कहानी आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। बीजेपी का गठन आज से 44 वर्ष पहले 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, लेकिन इतने कम समय में बीजेपी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। इस समय बीजेपी के कुल सदस्यों की संख्या 18 करोड़ से ज्यादा है और इस सूची में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसके कुल 9 करोड़ 80 लाख सदस्य हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 18 करोड़ मेंबर्स हैं, और दूसरे नंबर पर है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लगभग 9.8 करोड़ सदस्य हैं। बीजेपी सिर्फ 44 वर्ष पुरानी पार्टी है, इसके बावजूद आज लोकसभा में उसके 55% सांसद हैं और अब भी देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि वर्ष 2084 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1984 के चुनाव में 1984 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी लोकसभा की। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय बीजेपी में ये 2 सीटें जीतने वाले नेता कौन थे? ये ना तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ना लाल कृष्ण आडवाणी थे, ना मुरली मनोहर जोशी थे और ना ही सुषमा स्वराज थी। बीजेपी के ये सारे तमाम बड़े नेता वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन जिन 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती उनमें एक सीट थी गुजरात की मेहसाणा और दूसरी सीट थी आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा। मेहसाणा से गुजरात बीजेपी के बड़े नेता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे डॉक्टर ए.के. पटेल जीते थे, जबकि हनमकोंडा सीट से सी.जे. रेड्डी ने बीजेपी को चुनाव जितवाया था। ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का खाता खोला था लोकसभा में। पहली जो 2 सीटें 1984 में बीजेपी ने जीती वो इन 2 नेताओं ने जीती थी। हमारे देश में जो नेता बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी बताते हैं उन्हें बात शायद पता नहीं होगी कि 1984 में बीजेपी ने जो 2 सीटें जीती उनमें से एक दक्षिण भारत में थी और इस सीट पर भी बीजेपी के दिवंगत नेता सी.जे. रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे पी.वी. नरसिम्हा राव को चुनावों में हराया था। इससे भी बड़ी बात यह कि बीजेपी अपने इन दोनों सांसदों को कभी भूली नहीं और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ए.के. पटेल से मुलाकात की थी और बीजेपी में उनके योगदान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया था। वर्ष 2022 में जब सी.जे. रेड्डी का निधन हुआ तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके जैसे नेताओं की वजह से आज बीजेपी
इस मुकाम पर पहुंची है। यह बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि बीजेपी ने कभी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया। 6 अप्रैल 1980 को जब बीजेपी का गठन हुआ तब बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व से प्रेरित नहीं थी और न ही बीजेपी के मुख्य एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा दूर दूर तक था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा गांधीवादी समाजवाद पर आधारित होगी, गांधीवादी समाजवाद। और बीजेपी ने उस समय जनसंघ के दौर में उठाए गए हिंदुत्व के मुद्दों से भी अपनी दूरी बनाकर रखी और इस दूरी का ही नतीजा था कि 1984 में जब बीजेपी ने अपना लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा तब उसके घोषणा पत्र में राम मंदिर का कहीं जिक्र नहीं था। और यही वजह है कि पार्टी वर्ष 1980 से 84 के बीच अपनी विचारधारा को लेकर काफी कंफ्यूज्ड रही। लेकिन बीजेपी की अच्छी बात यह है, जैसा मैंने आपको बताया, वो अपनी गलतियों से सीखती है और 1985 और 86 में उसने अपनी रणनीति को बदल लिया। 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस दौर में बीजेपी ने जनसंघ की हिंदुत्व की विचारधारा को अपना लिया और अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं था, उसी राम मंदिर को लेकर 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार अपने घोषणा पत्र में वादा किया और हिंदुत्व के इस इंजन से राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की गति और उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। 84 से लेकर 89 के बीच में बहुत बदलाव आ गया। जहां 84 में बीजेपी 2 सीटों पर थी, 5 साल के अंदर वो 2 से 85 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई और वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। और हिंदुत्व के इस इंजन में इतनी ताकत थी कि बीजेपी वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों से बढ़कर 182 सांसदों वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देश की। और पहली बार एनडीए ने 5 वर्षों तक देश में सरकार चलाई और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। हिंदुत्व के इंजन में जितनी ताकत थी उससे बीजेपी लोकसभा में सबसे ज्यादा 182 सीटें जीत पाई और इसलिए इसके बाद बीजेपी को एक और नए इंजन की आवश्यकता थी और यह नया बूस्टर इंजन था प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में यह नया इंजन मिला जिसकी वजह से बीजेपी को पहली बार वर्ष 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला और फिर वर्ष 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी को वर्ष 2014 में एक नया बूस्टर इंजन मिला जिसने बीजेपी की गति को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए बीजेपी में भी ये डबल इंजन काम कर रहे थे। पहला इंजन उन्होंने लगाया हिंदुत्व का इंजन जो उन्होंने 1989 के आसपास जिसका फायदा उन्हें मिला, और दूसरा जो इंजन आया वो आया 2014 में और उस इंजन का नाम है प्रधानमंत्री मोदी। जब बीजेपी की गाड़ी बिना हिंदुत्व के इंजन के दौड़ रही थी तब लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर था सिर्फ 7.7%। जब इसमें हिंदुत्व का इंजन लगा तब यह वोट शेयर अधिकतम पहुंच गया 22% तक। लेकिन जब इसमें मोदी फैक्टर का बूस्टर इंजन लगा तो यही वोट शेयर 22% से पहले 31% और फिर 31% से लगभग 38% तक पहुंच गया। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर देखिए कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिसमें आपको यही सारी बातें पता चलेंगी। देखिए आप, यहां आप देखिए ये बीजेपी की स्थापना अगर आप देखें 1984 में 2 सीटों के साथ बीजेपी की स्थापना हुई। यहां से आप देखिए ये बीजेपी की कहानी है और बीजेपी की जो यात्रा है। 1989 में 2 से 85, 91 में 120 पर पहुंची, 96 में 161 पर पहुंची, देखिए यहां। उसके बाद 98 में 182 पर पहुंच गई, 99 में भी 182 पर रही, यहां देखिए। और 2004 में जब चुनाव हारी बीजेपी तो घट गई 138, 2009 में और घट गई 116। देखिए ये बीजेपी का ग्राफ अगर आप देखेंगे यहां हाई है फिर लगातार गिरता चला गया। और देखिए यहां पर एंट्री हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये दूसरा इंजन लगा है और यहां से फिर वो सीधे गए 282 पर
और फिर 2019 में सीधे गए 303 पर। यह आप देखिए। और इसी प्रकार से अगर आप भारत की राजनीति में इन दो पार्टियों को देखेंगे, आज एनडीए कहती है कि हम 400 पार जाएंगे बीजेपी के नेतृत्व में, लेकिन 1984 में असल में कांग्रेस पार्टी 400 के पार थी। कांग्रेस पार्टी थी, देखिए नीला जो लाइन है अगर आप देखें, 1984 में 404 पर थी कांग्रेस। मेरा तो हाथ भी नहीं जाएगा ऊपर तक, इतना ऊपर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ था। यहां देखिए बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 404 पर, और फिर कांग्रेस आई, देखिए यहां गिरी, थोड़ी बढ़ी, फिर और गिरी, फिर थोड़ी स्टेबल रही, फिर और गिरी, और यहां देखिए कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। यहां कांग्रेस ने क्रॉस कर लिया बीजेपी को, इसीलिए यूपीए की सरकार बनी 2014-4 में, फिर 2009 में और ऊपर गई कांग्रेस, फिर से सरकार बनी, और तब से लेकर अब देखिए लगातार कांग्रेस गिरती जा रही है, और अब कांग्रेस पार्टी यहां है और बीजेपी इतनी ऊपर है। अब आप देखिए और बड़ी स्क्रीन पर देखिए कि यह बदलाव कैसे आया। एक और आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, बीजेपी 1980 में स्थापना, गांधीवादी समाजवाद पर, 84 में 2 सीटें। अब दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर हिंदुत्व का इंजन यहां पर लगा, जिससे सीधे इस इंजन से 85 सीटों पर पहुंच गई। फिर यह हिंदुत्व के इंजन के साथ बढ़ी 120 सीटें 1991 में, तब तक हिंदुत्व का इंजन ही चल रहा है। 161 सीटें 1996 में। फिर और आगे बढ़ते हैं, 98 में 182 सीटें इसी हिंदुत्व के इंजन और राम मंदिर के इंजन की वजह से। – 2004 में 138 पर आए, और फिर ऐसा लगा कि इस हिंदुत्व के इंजन की जो है सांसें फूलने लगी, इसकी जो ताकत है ये इतनी ही रह गई। 2009 में 116 सीट, यानी अब इस इंजन की ताकत जो है वो गिर रही थी। फिर 2014 में नया इंजन लगा, और उस इंजन का नाम है मोदी फैक्टर, और फिर ये इंजन जो है, जो बहुत शक्तिशाली इंजन था, फिर वो इस हिंदुत्व के साथ मिलकर बीजेपी की इस गाड़ी को आगे लेकर गया, और फिर 2019 में इस मोदी नाम के इंजन ने 303 सीटें बीजेपी को जिता दी। अब देखिए यहां, आप देखिए यहां अगर आप मोदी फैक्टर को देखेंगे तो यह बीजेपी का पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं, जो 2 सीटों से शुरू हुआ है, और वो यहां आते आते, जैसा मैंने आपको कहा, बीजेपी में गिरावट आनी शुरू हो गई थी 2009 तक, और फिर उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए, और उन्होंने इस ग्राफ को देखिए कितना ऊपर तक वो लेकर गए, और अब ये ग्राफ है 303 पर। तो ये बीजेपी की पूरी यात्रा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 44 वर्षों में बीजेपी ने, आप देखिए कितना कुछ हासिल कर लिया है। सबसे नई पार्टी है असल में ये। अब हम आपको ये बताएंगे कि हरियाणा के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह आज सपरिवार बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। 78 वर्ष के चौधरी बीरेंद्र सिंह जाट समुदाय से हैं, और उन्होंने 42 वर्षों के बाद 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उस समय वो कांग्रेस से बीजेपी में सपरिवार शामिल हुए थे, और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, और उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद भी दिया गया, कैबिनेट मंत्री बने। उनकी पत्नी भी हरियाणा से बीजेपी की विधायक चुनी गई, और 2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता राहुल गांधी के साथ हैं वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज वही चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापसी करने के बाद कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और वो राहुल गांधी की राजनीति से बहुत प्रभावित हुए। देखिए, फैसले सही वक्त पे लेना चाहिए और सही फैसला लेना चाहिए। गलत फैसला हुआ, वक्त सही हुआ, तब भी गड़बड़ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारा फैसला है सही है, और इसलिए सही है कि देश की जो मतदाता है वो भी इन चीजों को समझने लगा है कि कहां कहां आज भाजपा का जो कार्यशैली है सरकार की, वो मतदाताओं को नाराजगी की तरफ ले जा रही है।
कांग्रेस के खाते बैंकों के बंद करना, क्या आम मतदाता इस चीज को नहीं समझता कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के हथियारों को काट दिया जाए ताकि वो ज्यादा शिद्दत से ना लड़ सकें? तो देखिए, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में आए थे तो बीजेपी ने उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया, उन्हें लोकसभा का सांसद बनाया। चौधरी बीरेंद्र सिंह को राज्यसभा का सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। और कांग्रेस से जब कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो कांग्रेस यही आरोप लगाती है कि बीजेपी ने उस नेता को सीबीआई और ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए डराया है, धमकाया है, उस पर दबाव डाला है और उसे डराकर उन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जो नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, आखिर उन नेताओं को किसने डराया है, किसने धमकाया है? ये नेता बीजेपी से कांग्रेस में कैसे जा रहे हैं? हमारे देश में जो नेता कांग्रेस और दूसरे दलों से बीजेपी में जाते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला लिया है। लेकिन जो नेता बीजेपी से विपक्षी दलों में जाते हैं वो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ये स्टैंडर्ड लाइन है, रटी रटाई। देखिए, दो नैरेटिव हैं। अगर कोई इस तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है तो वो कुछ और बात कहता है। तो देखिए क्या कहा जाता है, दूसरे दलों से बीजेपी में आए तो कहते हैं हमने अंतरात्मा की आवाज पर अपना फैसला लिया है, हम सनातन धर्म का अपमान नहीं कर सकते। और बीजेपी से दूसरे दलों में अगर जाएं तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है। क्या आपको पता है कि जिस लोकतंत्र और संविधान के नाम पर यह मौका परस्ती की राजनीति होती है, उसी लोकतंत्र पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे? डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र को भारत के लिए सही नहीं मानते थे और कहते थे कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है जहां हर व्यक्ति के पास पैसा है और सभी लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए, आज हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने की सारी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होती है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर तो लोकतंत्र को भारत के लिए इस रूप में सही मानते ही नहीं थे। इसी लोकतंत्र के नाम पर आज हमारे देश में मुस्लिम वोटों की भी राजनीति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के मुसलमानों के बारे में क्या कहते थे? उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भारत को दार उल इस्लाम नहीं, दार उल हर्ब मानते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और वो इसे युद्ध का घर मानते हैं। इसी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि भारत में रहने वाले मुसलमान कभी नहीं कहेंगे कि वो पहले भारतीय हैं और बाद में मुसलमान। भारत के मुसलमान हमेशा ये कहेंगे कि वो पहले मुसलमान हैं और इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, बाद में भारतीय हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आज मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली लगभग सारी विपक्षी पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का ही दुरुपयोग करती हैं। अब देखिए कि चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के नेता क्या क्या कर रहे हैं। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में वोटर से अच्छी शराब सस्ते दामों पर देने का वादा किया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए नायडू ने कहा है कि अच्छी क्वालिटी वाली शराब की कीमतें कम करेंगे। और लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। वहां 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होगी और आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के लिए टीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और यह शराब का वादा चंद्रबाबू नायडू अब अपने राज्य के लोगों से कर रहे हैं। నాసిరకం మద్యం ఇస్తావా? ఆడబిడ్డల మంగళసూత్రాలు దించేస్తావా? నువ్వు అడిగితే చెప్పవా? ఎందుకు జే బ్రాండ్ ఇచ్చావంటే చెప్పడు, అడిగితే దాడి చేస్తానంటాడు. అందుకే చెప్తున్నా, 40 రోజుల తర్వాత 50 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నాణ్యమైన మద్యమే కాకుండా ధరలు తగ్గించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం. అది కూడా జరుగుతుంది. तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वो हमेशा आजाद रहती है, लेकिन तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए वो जीवन भर पिंजरे में रहता है। नमस्कार।